12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। 12 अक्टूबर के दिन पहाड़ियों में तूफान आता है जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट्स ने देखा था कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट्स प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलती है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं। पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुके थे। ऊपर जाते वक्त हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पे 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा है। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पर है। और यह सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बड़े होपफुल थे। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर्स सरवाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ जाता है। 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें दिखता है कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं। क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती है। 21 अक्टूबर इस दिन के बाद सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म था और कुछ लोगों ने प्लेन्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश भी की, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन को और सीटों पर लगे लेदर को खाने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और भी बीमार पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वो दोस्त थे। ये आइडिया पहले कनेसा को आया तो उसी ने पहले ट्राई किया। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश की, लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब कोई और ऑप्शन ही नहीं दिखा, तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए ये फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटते जा रहा था। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर उस रात पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरीके से बर्फ भर जाती है। 8 लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। कनेसा, पराडो और विजेंटीन स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे। 15 नवंबर को 33 दिन के क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही टूट गया था। 11 दिसंबर क्रैश के 59वें दिन के बाद एक एवलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते। बचते हैं अब सिर्फ 16। वेस्ट के डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए था। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सरवाइव किया जाए रात को। अगला दिन 12 दिसंबर, 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से ये क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी पराडो, कनेसा और विजेंटीन दूसरी बार निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेन रिंग एयर के ग्लेशियर पर क्लाइम करें। वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। नीचे जाने से पहले धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। खाने की कमी की वजह से विजेंटीन डिसाइड करते हैं कि वो वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चले जाएंगे और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर अब सिर्फ पराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ की हाइट पर पहुंचते हैं और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ
सिर्फ बाकी दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां है। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। फिर दूर वेस्टर्न होराइजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी है जहां पर बर्फ नहीं है। ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहना चाहिए। पराडो और कनेसा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है और तभी नदी के दूसरे किनारे घोड़े पर बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। पराडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा है कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है। लेकिन उनमें से एक इंसान पराडो और कनेसा को देख लेता है और उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है टुमारो। वो ये कहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ अटैच करता है एक धागे के जरिए और नदी के दूसरे किनारे की ओर फेंकता है। पराडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट इन द माउंटेन्स। मैं उरुग्वे से आया हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है। हम कमजोर है, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची। प्लीज हमें बचा लो। हम कहाँ पर है? दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था, सर्गियो काटालान। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों से समझाता है कि मैंने समझ लिया। अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कुछ 2 महीनों पहले एक खबर में मैंने सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ था। इसी बीच ये किसान पराडो और कनेसा को घोड़े की मदद से लॉस माउंटेन्स शहर में लेकर आते हैं। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में ये 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइक किए थे। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं, ये इंटरनेशनल खबर बन जाती है। चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर्स भेजती है रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कनेसा का इंटरव्यू करते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। पराडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे और वो नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहां हाइक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा कर लेकर आते हैं। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल 16 सर्वाइवर्स यहाँ रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत थी इन सर्वाइवर्स की, लेकिन सब के सब रिकवर कर जाते हैं।